दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो आज हमने यहाँ पे 3% की गिरावट देखी, लेकिन यहाँ पे बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। आज ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये प्रॉफिट बुकिंग एफआईआई की तरफ से हुई है। आंकड़े आज बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं जो हमारे सामने लेटेस्ट आ चुके हैं। यहाँ पे देखें तो 1100 पॉइंट की बीएसई सेंसेक्स में गिरावट थी, उसके बावजूद भी लोअर सर्किट नहीं लगना इस बात का सबूत है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है डिप में। यहाँ पे अगर हम देखें तो आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है और बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, क्या आने वाले समय पावर सेक्टर का खिलाड़ी कुछ कमाल कर सकता है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 58,840 के स्तर पर आ चुका है, जहाँ पे 1093 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.82% बीएसई सेंसेक्स गिरा। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने आज गिरावट देखी है। करीब 27,728 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 443 की पॉइंट की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में। 1.57% गिरा निफ्टी एनर्जी। जेपी पावर की बात करें तो 8.25 पर इसकी क्लोजिंग रही है, जहाँ पे 2.94% की गिरावट देखी है हमने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज इंट्राडे में कुछ पॉजिटिव माहौल भी बना था, यानी कल की जो क्लोजिंग थी वो 8.50 की थी, लेकिन 8.55 का हाई भी बना है। तो इसका मतलब शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन जैसे स्टॉक ने गिरना शुरू किया इसके पीछे वजह बनी कि बाजार में गिरावट हुई एक तरफा। उसके बावजूद भी आज काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है, वॉल्यूम भी अच्छा रहा। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो इतनी गिरावट के बावजूद भी अभी भी एक साल के हिसाब से जिसने भी निवेश किया है उसको अभी भी 89% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 4.35 की प्राइस थी 17 सितंबर 2021 को। जिसने 6 महीने पहले निवेश किया है उसको भी कम से कम 17% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7.05 की प्राइस थी 17 मार्च को। जहाँ पे 1 महीने पहले जो निवेश किया उसको करीब 8.55% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7.60 की प्राइस थी। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो आज पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 15 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 9 करोड़ का वॉल्यूम है। तो थोड़ी सी वॉल्यूम में कमी है। अब यहाँ पे हमारे सामने एफआई की बिकवाली के आंकड़े आ गए जो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से आज हमने गिरावट भी बड़ी देखी। आप देख सकते हो कि 13 सितंबर तक लगातार बाजार में खरीदार थे एफआई और 14 सितंबर से उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी। 14 सितंबर को उन्होंने 1397 करोड़ का अपना माल बेचा। 15 सितंबर को उन्होंने 1270 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन आज उन्होंने 3260 करोड़ की बड़ी बिकवाली की और इसी वजह से आज हमने बाजार में गिरावट देखी। तो पिछले कई दिनों से लगातार बाजार में तेज़ी जारी थी और ऐसे में एफआई की जो खरीदारी है वो काफ़ी ज़्यादा है और उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है और इसी वजह से थोड़ा सा दबाव बना है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। इंडिया की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाली ये कंट्रीज़ है, जिसने 403.759 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया है। ये 30 जून 2022 तक की आंकड़ा है। इसमें आप देख सकते हो 39.2% का इंस्टॉलेशन जो है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि विश्व में एक बड़ी शक्ति है और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, और इसीलिए सरकार भी अपनी तरफ से बहुत सारे निर्णय ले रही है कि इस सेक्टर को और राहत दी जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल कर आया 15 सितंबर को, जिनमें कहा गया है कि फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए इस सेक्टर को जो भी इसकी रिस्क है उस रिस्क को कम किया जाए और यहाँ पे आने वाले समय पावर सेक्टर को जो भी प्रॉब्लम है उसका निपटारा किया जाए। यानी कुल मिलाकर सरकार की तरफ से सोचा जा रहा है कि इस सेक्टर को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसे आपको पता ही होगा कम से कम 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर और ये पावर सेक्टर के पैसे बकाया उनको मिल नहीं पा रहे। इस वजह से इन कंपनियों का बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हो सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियाँ हैं उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका जल्द से जल्द निपटारा हो और उनको जितना फाइनेंस की ज़रूरत हो वो फाइनेंस भी दिया जाए। कुल मिलाकर सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है और इसलिए आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लगातार सरकार जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनको कहा जा रहा है कि आप उसमें बायोमास का भी साथ में कोल फायर के साथ में उसको ऐड करें ताकि जो पोल्यूशन है उसमें कमी आए। तो यहाँ पे देख सकते हो करीब 80,525 मैट्रिक टन का बायोमास का कोल फायर में इस्तेमाल हो चुका है। तो 35 थर्मल पावर प्लांट है वो बायोमास का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार ने जो निर्णय लिया उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने थर्मल पावर प्लांट को एक बड़ी राहत और दे दी है। जैसे कि आपको पता ही होगा जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और उसको रोकने के लिए नए इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से जो पोल्यूशन होता है उसमें कमी आए, लेकिन वो इक्विपमेंट काफ़ी कॉस्टली है। ऐसे में सरकार ने अभी भी इनको थोड़ी सी राहत दे दी, यानी 2025 तक के लिए डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, यानी तब तक वो नए इक्विपमेंट लगा सकते। एक तरह से उनको राहत दी गई है। उसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारी परेशानी में जूझ रही है फिलहाल ये थर्मल पावर प्लांट। काफ़ी ज़्यादा डिस्कॉम का अलग अलग कर्ज है वो मिल नहीं पा रहा है, इनकी वजह से कर्ज में डूबी हुई है और ऐसे में इनको एक थोड़ी सी राहत
राहत की ज़रूरत थी और इसको वेलकम भी किया गया है बड़ी बड़ी पावर सेक्टर की कंपनियों की तरफ से। उनका कहना है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन बहुत सारे जो जानकार है, जो एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि ये डेडलाइन जो बढ़ाई गई ये गलत है और सरकार को जल्द से जल्द बहुत ही सख्ती के साथ में निर्णय लेने चाहिए और जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन होता है, तो सही बात है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है हमारे पावर सेक्रेटरी आलोक कुमार की तरफ से। उनका कहना है कि इस बार फेस्टिवल सीजन में जो पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम पिछली बार हुई थी वैसी होने की कोई संभावना नहीं है। इस बार जितना भी फेस्टिवल सीजन है उसमें सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता है और बिजली चलती रहेगी। जितने भी पावर प्लांट है उनको पूरी मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोल इंपोर्ट भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि इस समय जब बिजली की खपत लगातार बढ़ी है उसको पूरा करने के लिए कोयले की ज़रूरत को भी पूरा किया जा रहा है। कोयला पूरी मात्रा में है और मानसून सीजन को देखे कोयला पहले से ही उसके डिस्पैच की जगह पे पहुंचा दिया गया है। चाहे आप रेलवे की बोगी से अगर आगे पहुंचाना तो वहां पर उसको पहुंचा दिया गया है, जिससे कोल शॉर्टेज की संभावना नहीं बनेगी। और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि 24 घंटे थर्मल पावर प्लांट अपना ऑपरेशन चालू रख पाएंगे और इस वजह से बिजली की उत्पादन होती रहेगी। कुल मिला के पावर प्लांट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आने वाले समय जो Q2 होगा उसका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता है वो दिखाई दे सकता है हमें। पिछले बार फेस्टिवल सीजन में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उस समय कई राज्यों में बिजली की संकट पैदा हो गई थी। वैसा इस बार होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे एक और अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि चाइना की धीरे धीरे जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, यानी जो इंपोर्ट कोल मंगा रहा है वो कम मंगा रहा है क्योंकि उसके यहाँ पे बिजली खपत कम हो रही है। ऑलरेडी वहाँ पे लॉकडाउन लगे हुए, जबकि दूसरी तरफ उलट इंडिया की जो कैपेसिटी बढ़ रही है, इंडिया लगातार इंपोर्ट कोल मंगा रहा है क्योंकि यहाँ पे बिजली का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। ये जो आंकड़े कह रहे हैं कि इस मामले में इंडिया धीरे धीरे चाइना को पछाड़ देगा। 2022 की बात करें तो इंडिया ने 7% ज़्यादा कोल इंपोर्ट किया है, यानी 158 मिलियन टन्स का, और आने वाले 2023 तक वो 3% और मंगा सकता है, यानी 163 मिलियन टन्स तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। जबकि इसके उलट अगर इंडिया के उलट देखें तो जो कोल है इसका चाइना उसका कम ही आ रही है। पहले जहाँ पे 2022 में इन्होंने 182 मिलियन टन कोल मंगाया था, 2023 तक इनका 176 मिलियन टन ही आएगा कोल। जबकि पिछले साल 2021 की बात करें तो इन्होंने 246 मिलियन टन टोटल कोल मंगाया था। इस हिसाब से लगातार वो कोल कम मंगा रहे क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज है उनके साथ में कारोबार करना पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में चाइना धीरे धीरे नीचे जा रहा है और इंडिया आगे आ रहा है। यही हमारे देश के लिए एक बड़ी तरक्की की बात है। आने वाले समय में इसका हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा और डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी तो बढ़ेगी, साथ में ये छोटे से पावर सेक्टर के जो स्टॉक है ये भी मल्टीबैगर बन सकते हैं क्योंकि आखिरकार में जो भी तरक्की का पहिया वो बिजली के बगैर तो अधूरा है। ऐसे में बिजली के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना होगा क्योंकि अभी ग्रीन एनर्जी की जो सोर्सेज है वो उसमें लिमिटेशन है। आपको पता ही होगा सोलर पावर है वो बिना सनलाइट के आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर हम विंड पावर की बात करें उसके लिए भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में क्लाइमेट है उसका इफेक्ट करता है। 24 घंटे बिजली सिर्फ थर्मल पावर प्लांट से ही बन पाएगी। तो ऐसे में सरकार प्रमोट भी कर रही है, नए थर्मल पावर प्लांट को परमिशन भी दे रही है, काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो कुल मिला के आने वाले समय और तेज़ी बनती रहेगी। तो डरने की कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को मिले क्योंकि एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। फिर भी आप देख सकते हो कि आज काफ़ी अच्छी इसमें खरीदारी भी हुई है, इसी वजह से आज लोअर सर्किट नहीं लगा। तो जब भी पावर काफ़ी मजबूत है। एक बार हम इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 8.35 का पहला सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकेंड सपोर्ट अभी 8.20 का है और इससे स्टॉक नीचे गया तो फिर 7.95 तक जा सकता है। तो गिरावट में आप देख सकते हो ये 8 के नीचे जाने की संभावना है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 8.75 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर हमें 9 की प्राइस देखने को मिलेगी और स्टॉक ऊपर गया तो फिर 9.15 तक जा सकता है। तो फिलहाल अभी कोई डरने की बात नहीं है, स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है और आने वाले समय में Q2 के बाद में और बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।